Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmed Mansoor. Welcome to my channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज फंक्शनल एनालिसिस की स्टार्ट की हुई है। आज उसके लेक्चर नंबर 7 है और पहले 6 लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल के साथ नॉर्म स्पेस को डिफाइन किया कि कैसे किसी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को आप एक रियल नंबर अलॉट करते हैं एक फंक्शन के थ्रू जो कि 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी ये कि उस फंक्शन के अंदर जब भी आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जब आप फील्ड के किसी एलिमेंट को उसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो जवाब कैसे देगा? वो जवाब देगा उस स्केलर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर दैट वेक्टर, जिसको आप कैसे लिखते थे कि नॉर्म अल्फा एक्स अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये उसकी कंडीशन नंबर 2 थी। और थर्डली वो फंक्शन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? उसके बाद हमने मजीद जो बाइनरी ऑपरेशंस इस्तेमाल हो रहे थे, चाहे वो एडिशन का था या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का था, उनकी कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हमने बात की। और आज जो हमारा टॉपिक है, हम चाह रहे हैं कि नॉर्म स्पेस की कुछ एग्जांपल्स को देखा जाए कि नॉर्म स्पेसेस जो हैं वो किस तरीके से, उनकी कोई एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी डेफिनेशन जब आप बना देते हो तो जब तक उसके अगेंस्ट एग्जांपल्स ना हो तब तक उसका चार्म नहीं है, तब तक वो फील्ड प्रोग्रेस नहीं करेगी, ठीक है, तब तक वो डेफिनेशन सिक्योर नहीं होगी। तो हम क्या साबित करेंगे कि रियल नंबर्स का जो सेट है, आर ओवर आर लिखने का क्या मकसद है? याद रखें कि नॉर्म स्पेस की बात हमेशा किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर होती है। अब हम जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स एक वेक्टर स्पेस है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस आर के अगेंस्ट हम मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करें, ठीक है, वो मैं करके बताऊंगा, तो क्या वो मॉडुलस फंक्शन नॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? देखते हैं। बिकॉज यही लिखा है कि इसको नॉर्म स्पेस प्रूव करें, ये नहीं कहा कि किसी भी फंक्शन के अगेंस्ट कर दें। वो फंक्शन की नोयत भी बता रहा है कि वो कौन सा लेना है, यूजुअल मॉडुलस नॉर्म। यानी कि हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब अगर आपने ये वेक्टर स्पेस है तो इस वेक्टर स्पेस से लेकर के सेट ऑफ रियल नंबर्स तक एक मैपिंग बनानी है। अब लकीली यहां दोनों चीजें सेम आ रही हैं आपके पास। बाय नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन विच इज द वेक्टर स्पेस। ओके, अब आप अच्छे से जानते हैं कि फंक्शन वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर का जो मॉड होता है वो वापस एक रियल नंबर आता है, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। ये x देता है कब? जब आपका x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और माइनस x कब देता है? जब आपका x लेस देन 0 हो। यानी कि हर सूरत में पॉजिटिव आंसर करता है या नॉन नेगेटिव आंसर करता है। ओके, तो कहता है कि ये जो फंक्शन है ये यूजुअल मॉडुलस नॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके तहत ये नॉर्म बन जाती है, लेकिन हमने तो इसके तहत अभी प्रूफ करना है। तो ये जो फंक्शन है इस अंदाज में जब लिया जाएगा कि x की नॉर्म से मुराद जब x का मॉड लिया जाएगा तो वो नॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई हो रही है। अब वो तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करके हमने बताना है। तो कंडीशन 1 देखते हैं। कंडीशन 1, लेट x बिलोंग्स टू R, देन नॉर्म ऑफ x, ये बाय डेफिनेशन आ गया आपके पास। अब आप अच्छे से जानते हैं कि मॉड ऑफ x क्या होता है? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट इज नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी इसको नॉर्म कहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी नॉर्म बनी नहीं है। अभी तक ये एक फंक्शन है जो कि इसके जरिए से डिफाइन हुआ है। यानी ये बिल्कुल ऐसी है कि f कोई फंक्शन है जो x के ऊपर इमेज क्या दे रहा है? g ऑफ x के बराबर। और ये g आपका क्या है? ये वो मॉड है। और f को क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन के तहत जब f को इसके बराबर रखा जाए तो f नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। या दूसरे सादा लफ्जों में मॉडुलस फंक्शन
gives you the norm over the set of real numbers या over the vector space of real numbers। तो ये कंडीशन 1 आ गई आपके पास। कंडीशन 2, let alpha belongs to field, और field यहां पर क्या है? R। alpha belongs to field which is the set of real numbers and x belongs to the vector space R। तो फिर आपके पास कंडीशन 2 कैसे आएगी? कंडीशन 2 कैसे बनेगी स्टूडेंट्स? नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे डिफाइन किया गया है? ये जो फंक्शन है जिसको नॉर्म साबित करना है, इसका मतलब क्या है? दिस इज मॉडुलस ऑफ अल्फा एक्स। अब अल्फा भी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गई कि दो टर्म्स के प्रोडक्ट का जो मॉड है वो दोनों एलिमेंट्स की मॉड का प्रोडक्ट है, ठीक है? इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स, अब ये मॉड एक्स किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स। नॉर्म साबित करना है उसको, लेकिन अभी हम चले उसको फॉर द सेक ऑफ इजीनेस या फॉर द सेक ऑफ आप कह लें कि ये फेवरेबल है, ज्यादा ये आसानी रहेगी, कंफर्टेबिलिटी रहेगी इससे, इसको हम अभी से नॉर्म कहना शुरू कर दें। लेकिन टेक्निकली ये नॉर्म कब बनेगी? जब ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अभी तक ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आप सिर्फ नोटेशन देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि ये नॉर्म, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है कि वो नॉर्म की नोटेशन आ गई तो वो नॉर्म ही साबित होगी, जनरली ऐसे ही हो रहा होता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब आप टेक्निकल होकर सोचते हैं तो फिर आपको उसको कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन कहना चाहिए, ठीक है? तो ये कंडीशन 2 यहां से बन, दैट इज अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा इनटू एक्स विद दिस, ओके? तो ये कंडीशन नंबर 2 आ गई आपके पास। तो कंडीशन 2 भी क्या होगी? सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन 3 देखते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसको कहा जाता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? अब फील्ड से नहीं ले रहे, ठीक है, यहां पर फील्ड और वेक्टर स्पेस सेम ही है, लेकिन आगे चल करके डिफरेंट भी हो सकता है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है? देन टारगेट क्या होना चाहिए कि समहाउ ये बता दो कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू दिस फैक्टर, ये इससे क्या है? लेस है। देन कंसिडर, अब फंक्शन की डेफिनेशन, इस फंक्शन की डेफिनेशन के तहत ये क्या होगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई। अब मॉडुलस ऑफ x प्लस, मॉडुलस को कैलकुलस में बहुत डिटेल से स्टडी किया जाता है रियल नंबर्स की रिस्पेक्ट से, और वहां आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, यानी ये रिजल्ट वहां मौजूद है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब ये मॉड ऑफ x किसके बराबर है? ये तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के तहत के इक्वल आ रहा है ना, फंक्शन को डिफाइन ही इसके तहत किया गया। दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो कलेक्टिवली क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई किया गया तो ऐसे ही है कि दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करके सम किया गया, और ये उससे लेस और इक्वल रहा इन जनरल फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो द कंडीशन नंबर 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड। इट मींस कि सेट ऑफ रियल नंबर एक नॉर्म स्पेस है, और उसकी नॉर्म कैसी है? उसकी नॉर्म ऐसी है कि उसकी नॉर्म जब किसी एलिमेंट की ली जाती है तो वो बराबर है उस एलिमेंट के मॉडुलस के। तो ये सारा इसके अंदर टेक्निकल बैकग्राउंड है, ठीक है? हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसके आगे आप लिख लीजिएगा, क्लियरली ऑल द 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द वेक्टर स्पेस R और द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स R is a norm space under the usual modulus norm। अगर इसको यूजुअल इसलिए कहा गया कि जब भी R को नॉर्म स्पेस कहा जाएगा तो वहां ऑब्वियसली क्या मुराद लेनी है? उस नॉर्म से मुराद मॉड लेनी है, जब तक अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ना हो जाए, ओके? अब हम एग्जांपल 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर, एग्जांपल 2, शो दैट C over the field of complex over the field of C
यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेक्टर स्पेस और इसमें फील्ड कौन सी ली जा रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही की ली जा रही है, ठीक है। शो दैट C over C is a normed space over the is a normed space under the usual modulus norm, under the usual modulus norm. Proof इसका देखते हैं, ठीक है। यहां पर वेक्टर स्पेस क्या है, C, और फील्ड क्या है, वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफाइन अ फंक्शन, अब एक फंक्शन लेना चाहिए जो क्या करे, जो इस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को एक रियल नंबर असाइन कर दे। दिस इज द डेफिनेशन। मतलब डेफिनेशन तो वो तीन चीजें मजीद प्रूव करेंगे, लेकिन उस फंक्शन की नोयत ये होनी चाहिए। और ये कैसे डिफाइन किया जा रहा है कि कोई भी वेक्टर जब लिया जाएगा, और वेक्टर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे मुराद उसका मॉडुलस होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कैसे लिखा जाता है, x प्लस, आप इसको कैसे लिखते हो, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, वेयर x y ऑब्वियसली क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा क्या होता है, अंडर द रूट -1 होता है। ये सारी टेक्निकलिटी मैंने एक्सप्लेन कर। अब मैं कंडीशन 1 को देखता हूं। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लें। अब यहां वेक्टर से मुराद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की इस्तेमाल है, ठीक है। लेट z बिलोंग्स टू C। साबित क्या करेंगे कि ये फंक्शन किसी भी आर्बिट्रेरी z पे हमेशा नॉन नेगेटिव है। देन बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू z मॉडुलस, सॉरी ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंडर z की वैल्यू क्या है, उसके मॉड के बराबर। और ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये यहां से हमने लिख दिया। इसको अगर आप 1 कह दें, क्या यहां लिख दो बेशक बाय 1। अब बताने की जरूरत नहीं है कि x और y क्या है, वो 1 के अंदर मेंशन है। ऑब्वियस सी बात है कि x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, y स्क्वायर भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव्स या दो नॉन नेगेटिव्स ऐड होंगे तो मजीद क्या होगा, मजीद पॉजिटिव होगा। उसका स्क्वायर रूट से मुराद प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। जब भी स्क्वायर रूट बतौर फंक्शन इस्तेमाल होगा, उससे मुराद वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, और वो पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो कम से कम ये वैल्यू 0 हो सकती है, और 0 कब होगी, जब x और y दोनों 0 लिए जाए, तो वो आप ले सकते हो। इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ गया, इट इंप्लाइज मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज जो मैंने मिस की है एग्जाम्पल 1 के अंदर, वो मैं यहां कर देता हूं, जल्दी में मेरे ध्यान में नहीं रहा। कि कंडीशन 1 क्या होती है कि साबित करो कि मॉड ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ऑफ कोर्स ये नॉन नेगेटिव टर्म है। सेकेंडली क्या प्रूफ करना होता है कि वेक्टर की नॉर्म 0 होगी कब, सिर्फ और सिर्फ जब वेक्टर खुद 0 हो। तो ये चीज मैंने एग्जाम्पल 1 में नहीं की, तो वहां पर इसको कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। आई जस्ट फॉरगॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है। एंड ये फंक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि ये वाला 0 है, बिकॉज डेफिनेशन तो यही कहती है आपके पास, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड आयोटा इज अंडर रूट -1। और ये टर्म कब 0 होगी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जब भी x भी 0 हो और y भी 0 हो आपके पास। इफ एंड ओनली इफ x is equals to 0 and y is also equals to 0, तो x भी 0 है और y भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों 0 होने का मतलब क्या है कि z 0 है, क्योंकि z की तो ये वैल्यू आपके पास है, ठीक हो गया। तो यहां से क्या साबित हुआ कि
वो जो फंक्शन डिफाइन किया है वो जीरो आंसर कब दे रहा है, जब वो खुद जीरो है। और ये बात इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इट इंप्लाइज कंडीशन 1 इज ट्रू। पिछली एग्जांपल में ये क्लियर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। कंडीशन नंबर 2 को देखते हैं। लेट अल्फा फील्ड का एलिमेंट होगा। अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कोई वेक्टर ले लें, वेक्टर भी कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देन आपके पास क्या चीज आएगी, अल्फा जेड पे वो फंक्शन अप्लाई करो, ठीक है। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब ये ध्यान में रहे कि अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, ये तो बराबर है दोनों के मॉडुलस के। अब अगेन ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी होल्ड करती है कि दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की जो मॉड है वो बराबर है दोनों के मॉड्स के प्रोडक्ट के। इट इज इक्वल्स टू अल्फा मॉडुलस इनटू जेड मॉडुलस। अल्फा मॉडुलस एज इट इज, और जेड मॉडुलस किसके बराबर है, ये तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑल, ठीक है, वो पहले हम बता चुके हैं। सो कंडीशन 2 इज ट्रू। कंडीशन 2 भी क्या होगी स्टूडेंट्स, ट्रू हो गई। अब हम कंडीशन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। कंडीशन 3, लेट दो वेक्टर्स ले लें, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। देन साबित क्या करना है कि इनके सम के ऊपर जब वो फंक्शन अप्लाई होता है तो ये लेस और इक्वल आएगा किससे, इसको क्या साबित करेंगे, हम ये साबित करना चाहते हैं समहाउ, किसी मैथमेटिकल प्रोसीजर के थ्रू ये बात साबित करेंगे। इसको साबित करने के लिए हम कैसे आगे मूव करेंगे, इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। क्योंकि फंक्शन तमाम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे डिफाइन है, तो वेक्टर स्पेस के कोई से दो एलिमेंट्स का जो सम है वो दोबारा उसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो उसके ऊपर भी फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड करेगी। इट इज लेस देन और इक्वल्स टू z1। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, रियल नंबर्स में तो होल्ड करता ही है क्योंकि वहां भी इस्तेमाल किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी होल्ड करता है। और इसका प्रॉपर प्रूफ मौजूद है बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, क्वेश्चन 9 या 10 है आई थिंक, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये z1 का मॉडुलस किसके बराबर है, ये तो वो फंक्शन की डेफिनेशन आ गई जो हमने डिफाइन किया हुआ। तो हम जब इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, देयरफॉर z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल्स टू z1 प्लस z2 ओवर दैट फंक्शन। तो ये कंडीशन नंबर 3 ट्रू हो गई। कंडीशन 3 इज ट्रू, देयरफॉर the set of complex numbers या the vector space of complex numbers over the field of complex numbers is a normed space under the usual modulus norm। ये फिक्रेंट में लिख लीजिएगा। और यहां से क्या आइडिया हुआ कि जब भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात होगी तो जब तक नॉर्म किसी और अंदाज में ना दी जाए आपको नॉर्म हमेशा मॉडुलस वाली रखनी है, और रियल नंबर्स के केस में भी नॉर्म हमेशा मॉडुलस वाली रखनी है। Hopefully you have enjoyed the lecture. Please subscribe my channel and share this video further as far as possible. Thank you.